अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ सईद अंजुम है। मैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और रिहेबिलिटेशन काउंसलर हूँ। आई एम वर्किंग एट कराची गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ। वहाँ पे पीडियाट्रिक न्यूरो साइकेट्रिक और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ मेरी जॉब है। और आई एम हैविंग अ ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर DHA phase 1, where we are providing neuropsychological services, including neurological assessment, psychological assessment, neurophysiology, and I am dealing with the neurology and psychiatry since 29 and 30 years. Today, I have selected a topic of migraine, जिसे उर्दू में हम दर्द शिकीका कहते हैं। मिग्रेन, उसका डायग्नोसिस और इसकी मैनेजमेंट क्या होती है। मिग्रेन जो है वो एक तरह का नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, जिसमें ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से, एबनॉर्मलिटी की वजह से ब्रेन के अंदर कुछ ब्लड के सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से खून की नालियाँ जो होती हैं वो पहले कुछ केमिकल्स की वजह से 5HT का इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वो सिकुड़ती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, जिसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। और उसके बाद रिबाउंड फिनोमेना के तौर पे वेजो डायलिटेशन होती है, यानी कि ब्लड की नालियाँ जो होती हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से हेडेक होता है। तो बेसिकली मिग्रेन एक तरह का ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम कहते हैं कि ये एक तरह का हेडेक है, जिसे हम आधे सर का दर्द आम जुबान में कहते हैं, उर्दू में दर्द शिकीका कहते हैं। और इसमें जो है पेशेंट को एपिसोडिक हेडेक होता है, रिकरेंट हेडेक होता है, और ऑन एंड ऑफ जो है हेडेक के एपिसोड होते रहते हैं, जिसे वैक्सिंग एंड वेनिंग आप कह लें। कभी हेडेक होगा, फिर उसका ड्यूरेशन जो है यूजुअली फ्यू आवर्स से लेके फ्यू डेज तक रहता है। फिर पेशेंट कुछ अरसे के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, इवन सम टाइम कुछ ईयर्स के लिए जो है सिम्टम फ्री हो जाता है। फिर अगेन उसके अंदर ये हेडेक आता है। तो ये आमतौर पे हेडेक होता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आमतौर पे ये कहा जाता है कि ये आधे सर का दर्द होता है, लेकिन इन द ट्रू सेंस ये आधे सर का भी हो सकता है और पूरे मुकम्मल पूरे हेड को भी ये कवर कर सकता है। यूजुअली ये फ्रंटो और टेम्पोरल एरिया में होता है, एंड सम टाइम कवर योर आईज एरिया आल्सो, एंड एट टाइम्स इट कैन स्प्रेड टू द होल ब्रेन, कि पूरे ब्रेन को, पूरे स्केल को, पूरे क्रेनियम को इफेक्ट करता है। और उसके बाद इसकी जो है कुछ अलामात, एक तो लोकल हेडेक की सूरत में होती हैं, दूसरा इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी आते हैं, जिसमें टेकिकार्डिया होता है, जिसमें आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। और उसके बाद कुछ आप में सेंसरी सिम्टम आती है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा सुन हो सकता है, हाथ या पाँव, या इवन जो है हेड का एरिया कुछ सुन हो सकता है। उसके बाद इसमें कुछ मोटर कंपोनेंट आता है कि जिसमें आपको वीकनेस फील हो सकती है। सम टाइम वो इस तरह लगता है कि शायद पेशेंट को फालिज का अटैक हो गया है, लेकिन वो मिग्रेन का अटैक होता है। तो इसकी जो है वो सिम्टम बहुत सारी डाइवर्स किस्म की मल्टीपल सिम्टम्स हैं, और इसकी एटियोलॉजी या इसका रीजन जैसे मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर कुछ वेजो कंस्ट्रक्शन का फेज होता है, खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं, फिर वेजो डायलिटेशन होता है, खून की नालियाँ फैलती हैं या डायलेट होती हैं। जिस वक्त खून की नालियाँ डायलेट होती हैं उस वक्त हेडेक होता है, और जिस वक्त खून की नालियाँ इंट्राक्रेनियम में या ब्रेन की ऊपर जो झिल्ली होती है वहाँ पे जब ये खून की नालियाँ सिकुड़ती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, तो उस वक्त हम एक फिनोमेना होता है जिसे हम ऑरा फेज कहते हैं। तो यूजुअली जो है मिग्रेन में एक ऑरा फेज होता है जब खून की नालियाँ उसमें सिकुड़ती हैं, और हेडेक फेज होता है जब खून की नालियाँ डायलेट होती हैं। इस सिनेरियो में जो है मिग्रेन को आमतौर पे जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इसके मिग्रेन की जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें एक जो है वो कॉमन मिग्रेन है, जिसमें ऑरा होता है,
और ऑरा, आप ये ऐसा समझ लें कि ऑरा एक तरह का इम्पेंडिंग साइंस होते हैं या एक तरह का वार्निंग साइन होता है कि हेडेक या मिग्रेन का अटैक होने वाला है। और ऑरा जो है वो आमतौर पे विजुअल होता है, जिसमें पेशेंट को जो है वो कुछ एबनॉर्मल स्पॉट्स इन द विजुअल फील्ड नजर आते हैं, कुछ चीजें हवा में स्कैंटिलेटिंग करती हुई या तैरती हुई नजर आती हैं, कुछ जिगजैग पैटर्न नजर आते हैं, कुछ एबनॉर्मल विजुअल फिनोमेना नजर आ सकता है, जिसमें कुछ ब्राइट लाइट आ सकती है, कुछ हवा में उसको कुछ चीजें जो है वो फ्लोट करती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये तो इसका एक विजुअल है। और फिर ऑरा में आमतौर पे समटाइम्स सेंसरी सिम्टम भी होती हैं कि उसका एक हाथ या एक बाजू सुन हो सकता है, वहाँ नमनेस हो सकती है, वहाँ पे हाइपोस्थीसिया हो सकता है। और उसके अलावा मोटर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मोटर कंपोनेंट में वो एक हाथ के में वीकनेस आ सकती है टेम्परेरी तौर पे। और ये तो इसका ऑरा होता है। ऑरा यूजुअली जो है ये जो डेवलप होता है यूजुअली ये 5 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक का ऑरा होता है, और उसके बाद ये आमतौर पे 1 आवर तक रहता है, फिर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हेडेक फेज जो है वो शुरू होता है। और हेडेक फेज में क्या होता है कि जब हेडेक स्टार्ट होता है, जिसमें मैंने पहले कहा कि ब्रेन के अंदर जब वेजोडाइलेटेशन होती है जिसमें, तो उसमें हेडेक फेज आता है जब खून की नालियां फैलती हैं। जब खून की नालियां फैलती हैं तो आप समझ लें कि ब्रेन के अंदर ब्लड की मिकदार जो है नॉर्मल से बढ़ जाती है। और क्योंकि ब्रेन एक तरह का फिक्स क्रेनियम जो है एक तरह का फिक्स स्ट्रक्चर है, जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन होता है और उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसे हम सीएसएफ कहते हैं। तो जब खून की नालियां फैलती हैं तो अल्टीमेटली उस पर प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर पड़ने की वजह से पेशेंट को जो है हेडेक फील होता है, जिसे हम हेडेक फेज कहते हैं। अब ये जो हेडेक फेज होता है ये आमतौर पे जो है 1 to 2 आवर्स 3 आवर्स के अंदर आस्ता आस्ता ग्रेजुअली बढ़ता है। और ये आमतौर पे 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक हेडेक रह सकता है इन डिफरेंट पेशेंट्स इन डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सिवियरिटी। मतलब ये है कि ये आमतौर पे मॉडरेट टू सीवियर इसकी इंटेंसिटी होती है। और बाज़ टाइम तो पेशेंट ये बर्दाश्त में होता है, जिसे हम मॉडरेट कहते हैं। लेकिन इन एट टाइम्स और बाज़ औक़ात जो है इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सीवियर हो जाता है। फिर उस कंडीशन में ये है कि ये पेशेंट की बियर में नहीं होता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत सीवियर पेन होता है, जिसके लिए आमतौर पे पेशेंट को हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, जहाँ जाके उनको इंजेक्शन या ड्रिप या आईवी लाइन लगा के और कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है। और पेशेंट को समटाइम्स सेडेट करना पड़ता है ताकि उसकी पेन की इंटेंसिटी जो है वो कम। अब यहाँ पे जो मैंने ये आपको बताया इसके दो टाइप्स हैं। एक तो आमतौर पे जो जिसमें ऑरा होता है उसे हम जो है कॉमन मिग्रेन कहते हैं, और जिसमें ऑरा नहीं होता उसे हम क्लासिकल मिग्रेन कहते हैं। तो ये जो पेशेंट के अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है वो वक्त के साथ साथ जो है ये कम ज़्यादा होती रहती है। और इस इंटेंसिटी के हवाले से फिर पेशेंट जो है वो मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। कुछ तो आरजी ट्रीटमेंट लेता है, कुछ पेन किलर खा के ठीक हो जाता है, कुछ के लिए जो है ना ये इतना सीवियर होता है कि उनको सम टाइम जो है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है और सम टाइम हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो यहाँ पे ये है कि ये जो मिग्रेन है इसकी जो है डिफरेंट तरह की इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें एक तो ये होता है कि इसमें एक जब ट्रीटमेंट हम करते हैं तो एक तो अबॉर्टिव फेज होता है। जब हेडेक हो जाता है तो उसको हम खत्म करने के लिए, उसको अबॉर्ट करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है। और उसके बाद सेकंड जो होता है वो ऑप्शन होता है वो प्रिवेंटिव फेज होता है। प्रिवेंटिव फेज में होता है कि जब पेशेंट सिम्टम फ्री है, उसको हेडेक नहीं है या उसको मिग्रेन नहीं है, उसको मिग्रेन की सिम्टम नहीं है, उस सूरत में उसको मेडिसिन दी जाती है ताकि वो मिग्रेन के अटैक से प्रिवेंट हो सके। अब उसमें जो है यहाँ पे ये मैं बताता चलूँ कि ये जो इसकी ट्रीटमेंट है वो तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है अगर पेशेंट को ज़्यादा सीवियर किस्म का पेन है या फ्रीक्वेंट है। आमतौर पे ये होता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वो कम होती है। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि कितनी मरतबा जैसे महीने में हो रहा है या कितनी मरतबा साल में हो रहा है। तो आमतौर पे ये अगर साल में किसी को महीने में अगर 1 से 2 मरतबा किसी को हो तो वो आमतौर पे सीवियर की कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए आपको
एबॉर्टिव ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। और अगर इसको पेशेंट को अगर साल में एक हो रहा है या 6 महीने में एक दफ़ा अटैक हो रहा है, तो फिर उसमें आमतौर पे आपको प्रिवेंटिव की तरफ नहीं जाना पड़ता, सिर्फ एबॉर्टिव ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ अटैक उसको मेडिसिन खानी पड़ती है। इसके साथ जो है इसके मिग्रेन के बारे में ये है कि ये आमतौर पे एक ऐसा डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पहले कहा शुरू में, कि ये एक तरह का ऐसा है जो कि रिकरेंट होता है, एपिसोडिक होता है और बार बार होता है, और हम मेडिकल टर्म में इन्हें पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो ये एक तरह का पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर है, और इस पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर की बहुत सारे दूसरे जो पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर जिनके साथ एसोसिएशन होती है, जिसे हम जैसे कि एपिलेप्सी, तो एपिलेप्सी भी जो है वो एक तरह का पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर है या एपिसोडिक है, कि एक दफा पेशेंट को एपिलेप्सी का अटैक अगर हो जाए तो उसके बाद कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए पेशेंट एपिलेप्सी से फ्री आता है। फिर उसके बाद जब कभी जो है वो एपिलेप्सी की वो ट्रिगर्स होते हैं, या जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, या वो प्रॉपर डोज ना ले रहा हो, या पेशेंट की कंप्लाइंस सही ना हो, या कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि एपिलेप्टिक फिट्स को ट्रिगर करते हैं, तो फिर उसमें ट्रिगर करके फिट्स होता है। इसी तरह से मिग्रेन में भी होता है कि पेशेंट जो है एक दफ़ा अटैक होने के बाद जो है कुछ अरसे के लिए सिम्टम फ्री होता है, और फिर उसमें जो है कुछ अरसे के बाद तो दोबारा उसके जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स की वजह से जो है वो अटैक दोबारा ज़ाहिर होता है, इसीलिए हम इसको रिकरेंट रिकरेंट इलनेस कहते हैं। अब ये जो मैंने ट्रिगर्स की बात की, जो मिग्रेन के जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, उसमें आमतौर पे जो है स्ट्रेस जो मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा जैसे अभी आजकल रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो इसमें मिसिंग मील या स्टारवेशन या हंगर या डिहाइड्रेशन या हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये एक तरह के इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं, और इस ट्रिगर करने की वजह से पेशेंट को जो है जो मिग्रेन का अटैक जो है वो हो सकता है। तो एक तरह का रमज़ान के महीने में भी इसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी दोनों बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो रमज़ान में जो फास्टिंग होती है उसमें हमें हंगर भी फील करनी पड़ती है, हमें थर्स्ट भी फील करनी पड़ती है, जिससे हमें डिहाइड्रेशन होती है, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से आपको जो है ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है, और ट्रिगरिंग इफेक्ट की वजह से पेशेंट के अंदर जो है ना ये मिग्रेन का अटैक आता है। अब उस लिहाज से जो है जो इसका जो एक तरह का ट्रीटमेंट है वो आमतौर पे डिपेंड करता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर इसकी ज़्यादा है, बार बार अगर हो रहा है, तो फिर अल्टीमेटली आपको जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन की तरफ जाना पड़ता है। अब मैं ये चाहूँगा कि जो ऑडियंस है, जो लोग सुन रहे हैं, वो अपने सवालात करें, और सवालात के मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि एपी जो ये मिग्रेन है, इसमें जो एक बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है कि इसके साथ जो है वो आमतौर पे क्योंकि पेन होता है, हेडेक होता है, तो इस हेडेक की वजह से आमतौर पे बहुत मरतबा ये होता है कि पेशेंट जो है वो एनाल्जेसिक का बार बार इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो है वो एक तरह का ड्रग्स के पेन किलर पे या एनाल्जेसिक्स पे डिपेंडेंसी हो जाती है। तो इस डिपेंडेंसी की वजह से जो है होता ये है कि पेशेंट जो है वो ड्रग एब्यूज़ की तरफ चला जाता है, उसे बार बार मेडिसिन की कार्विंग होती है, और बार बार मेडिसिन खाने की वजह से उसके अंदर एक तरह की डिपेंडेंसी पैदा हो जाती है। तो उस लिहाज से जो है ना ये इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि आप मेडिसिन जो है वो डॉक्टर्स की एडवाइस के मुताबिक, उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप खाएं, और उसको आप ओवर द काउंटर जैसे होता है कि ट्रीटमेंट आपने खुद से करना शुरू कर दिया, या खुद से आपने मेडिसिन खानी शुरू कर दी, तो इस चीज़ को आमतौर पे अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे जो है मैं हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर उस्मा अली, जिनकी काविशों से ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया है, और हम जो है इसको हम
चला रहे हैं। अब डिफरेंट प्रोफेशनल्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो है एक्सपर्ट ओपिनियन अपने डोमेन्स के अंदर जो है वो इज़हार ख्याल करते हैं। मैं क्वेश्चंस की तरफ मैं जाना चाह रहा था, तो अब ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन जो है वो एक तो क्वेश्चन ये है कि इसका जो मिग्रेन है इसका ट्रीटमेंट कितने अर्से तक होता है। तो आमतौर पे जो मिग्रेन का ट्रीटमेंट आता है इसके लिए आपको कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, और इसके लिए होता ये है कि आपको जो है वो कुछ अर्से के लिए जब वो एक तरह का अटैक होता है आपको, तो उसके लिए 1 या 2 दिन आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक तरह की एबॉर्टिक इलनेस होती है और ये एबॉर्ट हो जाता है, तो एबॉर्ट होने की वजह से जो है आपको उसकी ट्रीटमेंट की जो है वो एक लिमिटेड टाइम तक ज़रूरत होती है। जब एक तरह का इसका अटैक अबॉर्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो फिर आप नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। तो मिग्रेन का जो सबसे ज़्यादा जो ड्रॉबैक होता है, जो इफ़ेक्ट होता है, वो ये है कि इसमें आम तौर पे पेशेंट जो है वो सिम्पटम फ्री अगर नहीं होता ड्यूरिंग दी अटैक, तो फिर उसको जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। और बहुत सारी हमारी ड्रग्स हैं जिसमें ट्रिप्टान्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग है जो कि पेशेंट को प्रोफिलैक्टिकली जो है वो देना पड़ता है। और उसके बाद में ये इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा होता है कि वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है और एबॉर्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन जो है अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन ये है कि नहीं होता अच्छा अब बहुत सारी हमारी अब जो है ये यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि ये जो एक क्वेश्चन आया है कि इसमें हेडेक और मिग्रेन में क्या फर्क होता है। हेडेक जो है वो एक तरह का ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपको आप ये कह लें कि विदाउट एनी इटियोलॉजी ऑफ मिग्रेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, वेजो डायलेटेशन होती है, वो तो होता है मिग्रेन। लेकिन हेडेक में ये होता है कि जो एवरीडे हेडेक है कि आपको नींद पूरी नहीं हुई तो आपको हेडेक शुरू हो गया, आपको अगर फीवर हो रहा है तो उसमें आपको हेडेक हो गया, या इसके अलावा जो है आपको कुछ सर पे चोट लग गई, या कोई आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो वो तो एक तरह का हेडेक है। लेकिन मिग्रेन एक तरह का स्पेसिफिक इसका फिनोमेना होता है, इसकी स्पेसिफिक इटियोलॉजी होती है, इसका स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन होता है और इसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो आमतौर पे हेडेक और मिग्रेन जो है वो दोनों को आप इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। और ट्रीटमेंट पे जहाँ तक तो ताल्लुक है, तो मिग्रेन का जो ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया कि इसके जो है एक तरह का में एबॉर्टिव ट्रीटमेंट होता है और दूसरा जो है उसमें प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है। लेकिन एक चीज जो दोनों में कॉमन हो सकती है वो ये है कि चूंकि दोनों में जो स्कल है, जो आपका ये जो हेड एरिया है वहाँ पे हेडेक होता है, तो उसके लिए पेन किलर या एनर्जेसिक का एक रोल होता है। तो एनर्जेसिक जो है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एनर्जेसिक आप यूज करें, लेकिन उसको आप मिस यूज ना करें, उस पर आप डिपेंडेंसी आपकी नहीं होना चाहिए। उसको एनर्जेसिक को अब्यूज नहीं करना चाहिए कि आपको एक डॉक्टर ने अगर आपको टैबलेट लिख के दी है तो आप उसका ये मतलब नहीं है कि अब आपका हेडेक जैसे ही आपको कभी भी हेडेक हो तो आप उसको खाना शुरू कर दें, क्योंकि जो है ये जो ट्रीटमेंट होता है इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको सिर्फ फॉर द टाइम बिंग, फॉर द टेम्परेरी पीरियड आपको इसको खाना होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है एक शोएब साहब का कि ब्रेन हेमरेज का मरीज कितने अरसे में रिकवर होता है। तो ब्रेन हेमरेज असल में एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक तरह का सीरियस न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोसर्जिकल कंडीशन है, और इसमें जो है आमतौर पे जो है पेशेंट के ब्रेन के अंदर किसी भी एरिया में ब्लीडिंग हो सकती है, और उस ब्लीडिंग की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि उसका आउटकम क्या हो। तो डिफरेंट जो एरियाज ऑफ ब्रेन है उसकी ब्लीडिंग जो है उसका
ब्लीडिंग का इफेक्ट डिफरेंट होता है। अगर किसी को आपके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर ब्लीडिंग है तो उसका इफेक्ट कुछ ज़रा लेस सीरियस हो सकता है एज कम्पेयर टू अगर किसी को ब्लीडिंग जो है अगर ब्रेन स्टेम में है या जो आपका जो वाइटल एरियाज ऑफ द ब्रेन है वहाँ पे अगर ब्लीडिंग हुई है, जहाँ पे मेडुला है, जहाँ पे मिड ब्रेन है, पोन्स है, तो अगर वहाँ पे जो कि पूरा बॉडी के कंट्रोलिंग एरिया है वहाँ पे अगर हैमरेज होगा तो उसका इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है। और आमतौर पे जो ब्रेन हैमरेज होता है उसके लिए ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल कितना है। अगर उसका कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो बेहतर है, ज़्यादा कॉन्शियसनेस लेवल खराब नहीं है, उस सूरत में जो है एक्सपर्ट न्यूरो सर्जन जो है वो उसको सर्जिकली हैमरेज को ट्रीट करते हैं और उसको जो हैमरेज को रिमूव करके उसका ट्रीटमेंट लेता है। अब ये जो क्वेश्चन है क्या है कि क्या मिग्रेन लाइफ थ्रेटनिंग है, तो उसके बारे में जो मेरा जो आंसर है वो ये है कि यस इट मे बी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन वेरी फ्यू एंड वेरी सिलेक्टेड केसेस। कि वो मैं आपको ये बताऊं कि मिग्रेन की जो टाइप्स हैं उसमें एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस मिग्रेनस कहते हैं, उसमें एक टाइप है जिसे हम हेमीप्लेजिक मिग्रेन कहते हैं, उसमें एक कंडीशन जिसे हम बेसलर मिग्रेन कहते हैं, उसमें एक कंडीशन जिसके हम ब्रेन स्टेम मिग्रेन कहते हैं। तो अगर मिग्रेन का इफेक्ट ब्रेन के ऐसे एरिया में है जहाँ पे कोई वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन स्टेम है, वहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वहाँ पे कार्डिक सेंटर होता है, वो जो पूरी बॉडी को जो है जो कंट्रोल कर रहा होता है। अगर वहाँ पे अगर मिग्रेन का इफेक्ट है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जिसे मैंने कहा कि स्टेटस मिग्रेनिस की एक कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को सीवियर और इनटॉलरेबल पेन होता है और एपिसोड होते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। वो मिग्रेन का अटैक बार बार होता है और बार बार अटैक होने की वजह से उसके अंदर जो है मॉर्बिडिटी के साथ मोर्टेलिटी का भी इसमें चांसेस होते हैं। मैडम उस्मा अली का एक क्वेश्चन आया है कि मिग्रेन में पैरालिसिस होता है। यस, मिग्रेन की एक टाइप है जिसे हम हेमीप्लेजिक मिग्रेन कहते हैं। कि मिग्रेन का जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रेन के अंदर जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ब्लड वेसल्स की, पहले खून की नालियां सिकुड़ती हैं जिसे हम ऑरा फेज कहते हैं, और उसके बाद फिर वेजो डायलेटेशन होती है। तो अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन अगर ब्रेन के अंदर है और अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन मोटर स्ट्रिप या मोटर एरिया ऑफ द ब्रेन में है, फ्रंटल लोब के जो मोटर एरिया है जो एरिया 4 होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं, तो अगर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के एरिया में या इंटरनल कैप्सूल के एरिया में अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है या वहाँ पे जो है ब्लड की सप्लाई कम हो रही है जिसे हम इस्कीमिया कहते हैं, और इस इस्कीमिया होने की वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया होता है, नेक्रोसिस हो सकता है, और वो नेक्रोसिस अल्टीमेटली कैन लीड टू पैरालिसिस। अब वो डिपेंड करता है कि वो पैरालिसिस कितनी देर तक रहेगा, वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कितनी देर में रिस्टोर होती है। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई जल्दी रिस्टोर हो जाती है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, अगर उस एरिया में अगर कोई वहाँ पे इस्कीमिया है तो उसके साथ इस्कीमिया की वजह से जो है आप को जो है उसमें रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई अगर नॉर्मल की तरफ आ जाती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ ब्लड सप्लाई नॉर्मल होने की वजह से तो उस एरिया का जो फंक्शन है वो नॉर्मल हो जाएगा, और फंक्शन नॉर्मल होने की वजह से अल्टीमेटली वहाँ पे उसकी ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने की वजह से उस एरिया का फंक्शन नॉर्मल हो जाएगा और फिर ये पैरालिसिस क्योर हो जाएगा। यूजुअली आमतौर पे जो मिग्रेन का जो पैरालिसिस होता है वो टेम्परेरी होता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद जैसे मैंने कहा वेजो डायलिटेशन का फेज होता है, और वेजो डायलिटेशन में ब्लड सप्लाई क्योंकि रिस्टोर हो जाती है, और तो ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने की वजह से जो है वो वहाँ का इस्कीमिया या वहाँ की जो डैमेज होती है वो आमतौर पे रिकवर हो जाती है। अब उसमें जो है अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि
ज़ेरा हक का कोई क्वेश्चन है कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स ऑफ मिग्रेन के बारे में पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका मुझे जवाब भी देना था, खुद से भी मुझे ये बताना था। असल में ब्रेन जो है वो एक तरह का ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो खुद से नहीं होती, वो ब्रेन पे जब कोई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से। अब इसमें जो ट्रिगरिंग है वो ट्रिगरिंग फैक्टर जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मिग्रेन। और जितने भी मिग्रेनियस पेशेंट होते हैं जिनको मिग्रेन होता है उनमें ट्रिगरिंग फैक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। अब ट्रिगरिंग फैक्टर एक तरह का वो फिनोमेना है जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं कि वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन हो, जिसे हम ऑरा फेज कहते हैं, और वेजो डायलेटेशन हो जो कि हेडेक फील होता है। अब ये जो ट्रिगर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो स्लीप डिप्रीवेशन हो सकती है, लैक ऑफ स्लीप, या फ्रेगमेंटेड स्लीप है, या बार बार आंख खुल रही है, अगर गुड क्वालिटी स्लीप नहीं है तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेसफुल लाइफ में गुजर रहे हैं, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई एंजाइटी है, आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको कोई फैमिली इशू है, कोई भी तरह का आपको स्ट्रेस है तो स्ट्रेस मिग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद जैसे स्टारवेशन है, और जैसे अभी रमज़ान शरीफ का महीना है तो अभी जो पेशेंट जिनमें मिग्रेन की टेंडेंसी है उनमें ये हाइपोग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, ये जो है वो एक तरह का ट्रिगर करते हैं जो कि मिग्रेन के इफेक्ट को एनहांस करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि मिग्रेन जो होता है ये जिसकी जो एज है आमतौर पे ये यंग लोगों में होता है, ओल्ड एज में आमतौर पे ये कम होता है। यूजुअली जो इनका इफेक्ट आमतौर पे बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है, लेकिन जो आमतौर पे ये 15 साल की उम्र से आमतौर पे स्टार्ट होता है और 35-40 ईयर्स की एज तक इसका पीक होता है। और इसमें जो है जो फैक्ट एज का है उसके लिहाज से मैं ये बताऊं कि फीमेल में ये यंगर एज ग्रुप में हो सकता है और मेल में थोड़ा सा बाद में हो सकता है। और फीमेल में इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है एज कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होता है, लेकिन आमतौर पे जो है कुछ स्टडीज ये भी बताती हैं कि मेल और फीमेल के रेशो में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन आमतौर पे फीमेल में इसका रेशो जो है वो ज़्यादा होता है। समझ लिया 1.5% फीमेल है तो 1% मेल है, तो मेल में जो है इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो एक तरह का ये एक तरह का एज जो है एक तरह का इसका रिस्क फैक्टर है कि यंगर एज ग्रुप में होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है जो मिग्रेन वाले पेशेंट होते हैं उसमें मिग्रेन की इंटेंसिटी भी कम होती जाती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। और जैसे मैंने फीमेल में बताया कि फीमेल में आमतौर पे ये ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ही फीमेल की एज बढ़ती है और वो मोनार्की की तरफ से होते हुए मेनोपॉज की तरफ जब जाती हैं, जब उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड जो आमतौर पर स्टॉप होना शुरू होते हैं तो मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम होती है और अल्टीमेटली खत्म हो जाती है। तो आमतौर पे जब फीमेल में अगर किसी में मिग्रेन है तो जैसे ही उनके मेंस्ट्रुएशन के साइकिल का पीरियड खत्म होता है या मेंस्ट्रुएशन जो है वो सीज़न की तरफ या स्टॉप होने की तरफ जाते हैं तो आमतौर पे मिग्रेन पेशेंट में खत्म हो जाता है। तो ये समझ लें कि ड्यूरिंग जो रिप्रोडक्टिव लाइफ का जो पीरियड रहता है उसमें जो है ये इसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो आमतौर पे ज़्यादा होती है। और अब मैं बात कर रहा था ट्रिगरिंग फैक्टर की, तो एक तो ये हो गया मैंने बताया था, हाइपोग्लाइसीमिया है, डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है। उसके अलावा सर्टेन फूड्स हैं जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि आमतौर पे अजीनोमोटो जो कि डिफरेंट तरह की जो फास्ट फूड्स में होता है उसकी वजह से हो सकता है, एक तरह का ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है। उसके अलावा जितने भी जंक फूड है, जितने बेवरेजेस हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, और ऐसी फूड जिसके अंदर टायरामीन होती है, तो टायरामीन एक तरह का प्रोटीन है, तो टायरामीन कंटेनिंग फूड के अंदर जो है खाने से मिग्रेन का इफेक्ट ज़्यादा होता है। या समझ लें कि जो टायरामीन कंटेनिंग फूड है वो एक तरह का मिग्रेन का ट्रिगर है, जो ट्रिगरिंग इफेक्ट उनका होता है। और आमतौर पे चॉकलेट खाने से मिग्रेन का अटैक आ सकता है, और चॉकलेट वो वाली जो ज़्यादा डार्क कलर की, जितनी डार्क कलर की चॉकलेट होगी उतना जो है उसमें उसके साथ मिग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
इसके अलावा आपके कोल्ड ड्रिंक हैं और ऐसी फूड जिनके अंदर नाइट्राइट्स होते हैं, जिसके अंदर नाइट्राइट के साथ नाइट्रेट हैं, या ऐसी फूड जो कि प्रिजर्वेटिव फूड है, जो कि आमतौर पर टिन फूड्स वगैरह होती हैं, या ड्राइड फ्रूट हैं, ड्राइड फिश हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये एक तरह का ट्रिगरिंग है, ये इसको ट्रिगर करते हैं। तो जो मिग्रेन वाला पेशेंट है उसमें आमतौर पे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर इस्तेमाल भी करना है तो उनको कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज ये एक पेशेंट की जो एक नॉर्मल है, वेल कंट्रोल्ड है, उसमें जो है एक तरह का इसका इफेक्ट इन्हांस होने की वजह से पेशेंट को बार बार मिग्रेन के अटैक हो सकते हैं और वो स्टेटस मिग्रेनिस की तरफ जा सकता है, वो हेमीप्लेजिक मिग्रेन की तरफ जा सकता है, वो बेसलर मिग्रेन की तरफ जा सकता है, और जिससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी इंक्रीज होने का चांस होता है। और अच्छा, मिग्रेन और हाइपरटेंशन के बारे में एक तारिक रहीम साहब का सवाल आया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आमतौर पे जो हाइपरटेंशन जिसे इंक्रीज ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन द मिग्रेन एंड हाइपरटेंशन। जिन लोगों में हाइपरटेंशन अनकंट्रोल होती है, ज्यादा होती है, उनमें आमतौर पे मिग्रेन के अटैक बार बार होते हैं और उनको फ्रीक्वेंट एपिसोड होते हैं। उसका बहुत ही क्लोज एसोसिएशन है मिग्रेन का हाइपरटेंशन के साथ। और उसके बाद में जो है ये अगर कोई पेशेंट जो है वो मिग्रेन का पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन खा रहा है, जिसको मिग्रेन भी है और साथ में उसको हाइपरटेंशन भी है, तो वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं उनके कुछ साइड इफेक्ट की वजह से भी मिग्रेन हो सकता है। जैसे कुछ हाइपरटेंशन की ड्रग होती हैं जो कि जिसे हम कहते हैं नाइट्रोग्लिसरीन ग्रुप। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो होती हैं ये बजाते खुद जो है ये ब्रेन का सर्कुलेशन इंक्रीज करती है, वेजोडाइलेटेशन करती है। तो जैसे मैंने कहा कि मिग्रेन की इटियोलॉजी में भी वेजोडाइलेटेशन होती है, लिहाजा जो हाइपरटेंशन के मरीज हैं जो ऐसी ड्रग्स खा रहे हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स हैं, तो वो वेजोडाइलेटेशन की वजह से मिग्रेन का इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स अगर एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट ले रहा है और उसको मिग्रेन भी है, तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अल्टीमेटली वो उसकी डोज को एडजस्ट करेगा या उसका कोई उसको अल्टरनेट देगा। तो यस, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइपरटेंशन एंड मिग्रेन। और आपको मिग्रेन के अटैक को अवॉइड करने के लिए जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को चाहिए कि वो अपने हाइपरटेंशन को जो है वो एक तरह का ऑप्टिमम लेवल पर रखे, ताकि वो जो है अपने मिग्रेन से जो है वो बच सके। अब यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि मिग्रेन से बचना जरूरी क्यों है। एक तो जो उसका एंगल ये होता है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और दूसरा इसका एंगल ये है कि बिल्कुल एक तरह की ये बिनाइन कंडीशन है, ये होता है और खत्म हो जाता है। लेकिन जो इसका जो इफेक्ट होता है वो इफेक्ट ये होता है कि इसकी इंटेंसिटी आमतौर पे मॉडरेट टू सीवियर होती है। आमतौर पे माइल्ड इसकी इंटेंसिटी नहीं होती, आमतौर पे मॉडरेट टू सीवियर होती है। और मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी होने की वजह से हेडेक जब होता है तो पेशेंट जो होता है मिग्रेन का, उसको जो इफेक्ट पड़ता है ये होता है कि वो अगर एक स्कूल में अगर स्टूडेंट है तो वो उसकी स्कूल से एब्सेंट हो जाएगा, अगर वो किसी जॉब पे जा रहा है तो वो जॉब से एब्सेंट हो जाएगा, और उसकी प्रोडक्टिविटी लाइफ में कम हो जाएगी, उसकी जो एक्टिविटी या डेली लिविंग में है उसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि मिग्रेन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि मिग्रेन का जब अटैक होता है तो मिग्रेन का अटैक फिजिकल एक्टिविटी से इन्हांस होता है। मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी फिजिकल एक्टिविटी से, चलने से, सीढ़ियाँ चढ़ने से, कोई भी मैनुअल एक्टिविटी करने से बढ़ती है। इसी लिहाज से जो मिग्रेन का पेशेंट होता है वो आमतौर पे फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करता है। तो अवॉइड करने की वजह से उसकी हेडेक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये एक तरह का ये फिनोमेना ये है कि जब पेशेंट को मिग्रेन होता है तो वो खुद भी फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करता है, और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से अगर वो कर रहा है तो ये मिग्रेन का अटैक खुद इनहांस हो जाता है। तो इस लिहाज से आमतौर पे मिग्रेन का पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहना पसंद करता है। और यहाँ पे एक और चीज जो इसके हवाले से जो बताऊं कि मिग्रेन के पेशेंट में लाइट की सेंसिटिविटी या लाइट के एक्सपोजर का बड़ा इफेक्ट होता है। मिग्रेन का पेशेंट जो है वो फोटो सेंसिटिविटी से या ब्राइट लाइट से इसकी इंटेंसिटी या शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है।
तो लिहाजा जो पेशेंट जिनको मिग्रेन होता है उनको फोटोफोबिया होता है, उनको फोनोफोबिया भी होता है, वो इंक्रीज लाइट से भी वो अवॉइड करते हैं अपने आप को, और इंक्रीज साउंड से भी, वो जहाँ पे शोर गुल ज़्यादा हो, जहाँ पे हॉर्न की आवाज़ ज़्यादा है, या जहाँ पे कुछ ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन है, तो नॉइस पोल्यूशन भी इसका एक तरह का ट्रिगरिंग इफेक्ट है, और ब्राइट लाइट भी। लिहाजा जब पेशेंट जो है मिग्रेन की, जब उसको मिग्रेन अटैक होता है, तो वो आमतौर पे चाहता है कि मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाऊं जहाँ पे लाइट ना हो, तो लिहाजा वो डार्कनेस वाली एरिया में जाना पसंद करता है, और ऐसी जगह जाना पसंद करता है जहाँ पे साउंड ना हो। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो एक तरह का अगर अवॉइड करेगा लाइट, ब्राइट लाइट को और साउंड को, तो उससे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो मिग्रेन की कम हो जाएगी। और एक तरह का ये एक तरह का ट्रिगरिंग भी है आमतौर पे लोगों को, ब्राइट लाइट पे जाने से इसका इफेक्ट जो है आमतौर पे ट्रिगर हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो मैडम उस्मा जो डायरेक्टर आईसीपी हैं, उनका एक क्वेश्चन आया है, आजकल जो गैजेट का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो गैजेट का इस्तेमाल है, कंप्यूटर का इस्तेमाल है, या मोबाइल का इवन इस्तेमाल है, क्योंकि जब आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ से लाइट निकलती है, लाइट एक तरह का ट्रिगरिंग इफेक्ट डालती है आपके ब्रेन पे, तो उस लिहाज से ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। और अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर आप उसकी आप स्क्रीन उस पर लगाएं, ताकि वो स्क्रीन फिल्टर लगाएं, ताकि उसकी जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो सके। और अल्टीमेटली आजकल चूंकि लॉकडाउन है तो लोगों में इंटरनेट, टेलीफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली इसकी वजह से मिग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनकी भी ज़्यादा जाती हो गई होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई होगी अटैक की। तो लिहाजा डेफिनेटली स्क्रीन टाइम जो है वो अवॉइड करना चाहिए, और बच्चों में तो खास तौर पे उसका अवॉइड करना चाहिए। कि बच्चों में जो मिग्रेन की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। बच्चों में मिग्रेन अनकॉमन नहीं है, काफ़ी कॉमन होता है, लेकिन बच्चों में जो मिग्रेन होता है उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, जो क्लिनिकल सिनेरियो होता है, वो बड़ों के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट होता है। बच्चों में आमतौर पे ऑरा फेज नहीं होता, लिहाजा उनको जो हेडेक से पहले वार्निंग साइन वाला जो इशू होता है वो नहीं होता। तो बच्चे जो है वो आमतौर पे एक तो वो उनकी लैंग्वेज का इशू होता है, वो बोल नहीं सकते, और दूसरा उनका लोकलाइजिंग कैपेसिटी कम होती है, क्योंकि वो अपने हेड की तरफ लोकलाइज नहीं कर सके मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो लोकलाइजिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से और जो है वो उनकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो आमतौर पे हेडेक की तरह जो अडल्ट में होती है नहीं होती। आमतौर पे बच्चों में इरिटेबिलिटी होती है, रेस्टलेस होता है, क्रैंकिंग होती है, हेड बैंगिंग होती है, सर को आगे पीछे करके मारते रहेंगे, चीज़ों को सर से टकराएंगे, और उसके बाद उनमें नोजिया होगा, उनमें वॉमिटिंग होगी, उनमें एब्डोमिनल पेन होगा, उनमें सम टाइम वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो आमतौर पे जो बच्चों में जो मिग्रेन की अलामात होती हैं वो आमतौर पे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हो सकती हैं, जैसे नाजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, और इनको हम कहते हैं मिग्रेन इक्विवेलेंट। तो ये जो बच्चों में जो सिम्टोमेटोलॉजी होती है मिग्रेन की, वो मिग्रेन इक्विवेलेंट कहलाती है। उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइन सिम्टम होती हैं, और आमतौर पे फिजिशियन को भी बात दफा समझ नहीं आती कि जो बच्चा ये पेट में दर्द बता रहा है, जो ये नॉजिएटिंग फील कर रहा है, जो उसको लैक ऑफ एपेटाइट है, जो खाना नहीं खा रहा, या फूड इंटॉलरेंस हो रही है, या फूड डाइजेशन हो रही है, तो ये आमतौर पे मिग्रेन की सिम्टम होती हैं। और इसको अगर आप मिग्रेन का ट्रीटमेंट अगर कराएं तो अल्टीमेटली उनकी जो है ये सिम्टम आमतौर पर खत्म हो जाती है। और बच्चों में मैंने जैसे बता रहा हूँ कि इनकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो बड़ों के मुकाबले में डिफरेंट होती है, और उनमें ऑरा नहीं होता, और अल्टीमेटली उसमें इनका अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कराएं तो उसका आउटकम जो है वो अच्छा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मिग्रेन के बारे में एक क्वेश्चन है नौशीन फारूक साहबा का, कि इनको जो है मिग्रेन का जो अटैक है वो ग्रेजुअली होता था पहले, अब जो है वो उनका
क्विक ऑनसेट हो रहा है। तो आमतौर पर जैसे मैंने बताया है कि जो मिग्रेन में जो ऑरा जो का फेज जो होता है, जो वार्निंग साइन होता है, जो कि सेंसरी हो सकता है, जो कि मोटर हो सकता है, जो कि विजुअल हो सकता है, वो आमतौर पे 5 मिनट्स टू 20 मिनट्स तक होता है। और जो हेडेक फेज होता है वो आमतौर पे 4 आवर से लेके 72 आवर्स तक होता है। और ये ग्रेजुअली जो है मिग्रेन की इंटेंसिटी जो है वो स्केलेट करती है, आस्ता आस्ता बढ़ती है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट जो है मिग्रेन का ओल्ड होता जाता है, तो आमतौर पे उसके जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का बिहेवियर है वो भी आमतौर पे चेंज होता है। और वो चेंज होने की वजह से उसमें क्विक ऑनसेट भी हो सकता है। और उसमें अगर किसी पेशेंट को किसी एक टाइम पे अगर मिग्रेन विद ऑरा हो रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ अरसे के बाद उसको मिग्रेन विदाउट ऑरा आना शुरू हो जाए। जब मिग्रेन विदाउट ऑरा होगा तो उसमें फिर वो क्विक फेज में चला जाएगा, उसमें क्विक हेडेक की सिम्टम आएंगी, और वो उसमें ऑरा वाली सिम्टम नहीं आएंगी, उसको डायरेक्ट हेडेक की सिम्टम आएंगी। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि हेडेक जो मिग्रेन में होता है उसको सम टाइम जो है हम डिप्रेशन के साथ भी लिंक करते हैं। और आमतौर पे जो मिग्रेन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें आमतौर पे डिप्रेशन एज अ कोमॉर्बिडिटी भी होता है। तो हो सकता है कि अगर पेशेंट के क्लिनिकल सिनेरियो में या क्लिनिकल पिक्चर में अगर कुछ चेंजिंग आई है, उसकी प्रेजेंटेशन में अगर चेंजिंग आई है, तो वो हो सकता है कि मिग्रेन की वजह से ना हो, वो हो सकता है कोई एडिशनल जो उनको डिप्रेशन हो रहा है, जो टेंशन हो रही है, जो एंजाइटी हो रही है, वो उसकी वजह से हो रहा हो। तो आमतौर पे दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैप भी करती हैं। और सिम्टम जो है मैंने जैसे कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है। और एज बढ़ने के साथ आमतौर पे इसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी कम भी होती है। लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि जैसे मैंने कहा कि मेनोपॉजल हैज अ स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द फीमेल विद मिग्रेन, कि उनमें प्रोटेक्शन उनकी हो जाती है जब वो मेनोपॉज की तरफ जाती हैं। लेकिन कुछ स्टडीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि मेनोपॉज के बाद भी जो है मिग्रेन हो सकता है। लेकिन यूजुअली जो आमतौर पे मिग्रेन का बिहेवियर होता है उसमें मेनोपॉज पे जाके मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो सिम्टम्स के चेंज होने की बात है, तो यस उसका क्वेश्चन, उसका आंसर बिल्कुल यस में ही है कि यस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिम्टम जो है वो वर्सन भी हो सकती हैं और लेसन की तरफ भी जा सकती हैं। और इसमें जो है वो आपकी कोमॉर्बिडिटी का बड़ा उसमें रोल हो सकता है। अब कोमॉर्बिडिटी जैसे मैंने कहा उसमें डिप्रेशन भी हो सकता है, और उसमें आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको कोई एडिशनल सिम्टम्स आ रही हैं जो कि आपको मिग्रेन के साथ उसको लिंक कर रहे हैं। क्योंकि आप एक मिग्रेन के ऑलरेडी पेशेंट हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको जो न्यू सिम्टम भी बताएंगे, तो वो न्यू सिम्टम को जो है वो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन जो है वो आमतौर पे मिग्रेन के साथ ही अटैच करेगा। यहाँ पे मैं एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट में जो एक तो इसकी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें एनाल्जेसिक है, और ट्रीटमेंट में जो एनाल्जेसिक है उसमें जहाँ तक हो सके आप सिंपल पैनाडोल इस्तेमाल करें, सिंपल आप कॉन्स्टेंट इस्तेमाल करें। लेकिन आप जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरफ ना जाएं या नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरफ ना जाएं। अगर आप नारकोटिक एनाल्जेसिक की तरफ जाएंगे तो आप अल्टीमेटली उनकी तरफ एडिक्शन हो जाएंगी। तो ऐसी ड्रग्स की तरफ ना जाएं जिनके अंदर मॉर्फिन होती है। तो मॉर्फिन कंटेनिंग ड्रग्स जो होती हैं, जो पैरासिटामोल और मॉर्फिन की कॉम्बिनेशन होती है, वो आमतौर पे मिग्रेन के पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उनके अंदर एक डिपेंडेंसी बढ़ने का होने का चांस होता है। फिर अल्टीमेटली उसकी डोज उनको बढ़ानी पड़ेगी और फिर वो डिपेंडेंसी और टॉलरेंस की तरफ चले जाएंगे, फिर अल्टीमेटली वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब एक तो मैंने जैसे ये बताया कि ये पेन किलर जो है कम से कम इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करेंगे तो वो नार्कोटिक पेन किलर या नार्कोटिक एनर्जेटिक यूज में। अब उसके बाद जो है जो ट्रीटमेंट आता है वो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो इसमें कुछ स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि इसमें बायो फीडबैक ट्रीटमेंट फ्रॉम एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी। सीबीटी का बड़ा उसमें अहम रोल है। अगर पेशेंट जो है उसको रिकरेंट एपिसोड हो रहे हैं, रिकरेंट अटैक हो रहा है, तो अल्टीमेटली रिकरेंट अटैक होने से पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट होता है और उसके अंदर एक तरह का फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है और वो डिप्रेशन में या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ जा सकता है। तो उसकी कोमॉर्बिडिटी में जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ सकता है। तो सीबीटी
का रोल है क्रोनिक या रिकरेंट जो है मिग्रेन उसमें, और बायो फीडबैक का भी इसमें रोल है। इसके अलावा इसमें रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज जो है वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आप हिप्नोथेरेपी की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो ये सारी जो कम्प्लीमेंट्री जो मेडिसिन है, जो कम्प्लीमेंट्री अप्रोचेज हैं, that can also be incorporated into the treatment of migraine when you are considering the non-pharmacological treatment. अब मैं दोबारा फार्माकोलॉजी की तरफ आता हूँ, और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो प्रिवेंटिव है उसमें कुछ जो ट्रीटमेंट आती है उसमें कुछ ड्रग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं, वो आमतौर पे जैसे टोपैरामेट है और वैल्पोरेट है। ये दोनों आमतौर पे एपिलेप्सी में भी यूज होती हैं और आमतौर पे मिग्रेन में भी यूज होती हैं। और उसके बाद कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं जिसमें बीटा ब्लॉकर्स हैं, जिसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि हम इसमें यूज कर सकते हैं। और उसमें कुछ डिप्रेशन की जो ड्रग्स हैं जिसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन जैसे एमिट्रिप्टालिन या एसएसआरआई सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें फ्लूऑक्सीटीन है, पैरोक्सीटीन है, तो इनकी तरफ भी आप जा सकते हैं। और ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट लेने से, जो कि एसएसआरआई लेने से आपके अंदर अगर डिप्रेशन के अलामात हैं, अगर डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स आपके मिग्रेन के साथ अटैच हैं, तो वो भी उस पर ठीक हो जाएंगे। और इसमें एक तरह का ये प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट जो है, तो ये जो है इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। और उसके बाद में अब यहाँ पे मिग्रेन के साथ ये आता है कि अगर कोमॉर्बिडिटी है, जैसे एक किसी ने भी सवाल किया है कि ऑटोइम्यून डिजीज, तो ऑटोइम्यून डिजीज अगर किसी को है तो उसमें जो है अगर एक उसको ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसको दूसरी ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है। मिग्रेन के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ये तो ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, ये एक तरह का पैराजिस्मल डिसऑर्डर है। लेकिन अगर किसी को मल्टीपल प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो डिफरेंट डिजीजेज है उसकी कोमॉर्बिडिटी बढ़ने की वजह से जो ऑटोइम्यून डिजीज है उसकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ सकता है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। और ऑटोइम्यून डिजीज में आमतौर पे चूँकि स्टेरॉइड्स का बड़ा रोल होता है, तो आमतौर पे स्टेरॉइड दी जाती है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी जाती है। तो स्टेरॉइड जो है वो बताते खुद जो है वो आमतौर पे जो मिग्रेन वाले पेशेंट जो सीवियर मिग्रेन की कंडीशन होती है उसमें स्टेटस मिग्रेनस में सम टाइम वी यूज स्टेरॉइड, लेकिन वो स्टेरॉइड की लिमिटेड तौर पे यूज करने होते हैं। तो लिहाजा अगर किसी पेशेंट को ऑटोइम्यून डिजीज अगर है तो वो स्टेरॉइड अगर ले रहा है तो उसका मिग्रेन के आउटकम पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। और उसके साथ यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलो शमशान के हवाले से कि मिग्रेन और डायबिटीज़ का बड़ा क्लोज एसोसिएशन है। तो जिन पेशेंट को मिग्रेन होता है उनमें अगर साथ में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर है तो उसमें जो टाइप 1 वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस वाले, उनमें आमतौर पे मिग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसकी मिग्रेन के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन है। जिनको इंसुलिन की ज़रूरत होती है या जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पेशेंट है उनमें आमतौर पे मिग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बरखिलाफ जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो आमतौर पे अडल्ट में होती है, और अडल्ट का इन्वर्स रिलेशन है, जो इंसुलिन डिपेंडेंट वालों में मिग्रेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है NIDDM, उसमें मिग्रेन के चांसेस जो है वो कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि किसी तरह का भी पेशेंट हो, वो किसी भी बीमारी से इम्यून नहीं हो सकता, किसी वक्त भी किसी बीमारी का उसमें अटैक आ सकता है। लेकिन ये जो मैंने बात बताई ये एक तरह की रिसर्च की बात है कि रिसर्च में ये आया है कि जो इंसुलिन डिपेंडेंट है उनमें मिग्रेन के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अब मैं बताऊं कि मिग्रेन से प्रिवेंशन का जो है, आखिर में बताना चाहूँगा कि जो लाइफस्टाइल है वो अपना लाइफस्टाइल जो है हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, प्रिजर्वेटिव डाइट की तरफ ना जाएं, जंक फूड की तरफ ना जाएं, कोल्ड ड्रिंक या बेवरेजेस या जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड फूड है उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपको मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से आप बच सकते हैं।
और आप मिग्रेन फ्री पीरियड आपका बढ़ सकता है। तो आमतौर पे जो मिग्रेन के बारे में डाइट का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि डाइट जो है, अगर आप प्रिजर्वेटिव डाइट है, आपकी जंक फूड है, तो ये इसमें इसका ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है। आखिर में मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आमतौर पे मिग्रेन जो है वो बहुत सारे फिजिशियन की तरफ से ओवर डायग्नोज भी किया जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को एवरीडे हेडेक हो रहा है, डेली उसको हेडेक हो रहा है, हर दूसरे दिन बाद हेडेक हो रहा है, तो एवरीडे हेडेक इज नॉट अ मिग्रेन। वो टेंशन टाइप हेडेक तो हो सकता है, लेकिन एवरीडे हेडेक जो कि डेली हेडेक हो रहा है, वो कभी भी मिग्रेन नहीं है। क्योंकि मिग्रेन का ये करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि मिग्रेन का अटैक होने के बाद पेशेंट जो है मिग्रेन से फ्री होता है, और ये फ्री होने का पीरियड जो है मे बी अप टू वीक्स और मंथ्स एंड समटाइम अप टू ईयर्स। तो ये इसका एक तरह का क्लिनिकल पिक्चर का सिनेरियो होता है कि जो अगर पेशेंट अगर आपके पास आता है और कहता है मुझे डेली हेडेक हो रहा है, तो वो मिग्रेन नहीं है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिग्रेन के बारे में बता दूं कि जो हेडेक्स की जो एक क्वेश्चन आया था कि एक प्राइमरी हेडेक्स होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं मिग्रेन में। तो प्राइमरी जो हेडेक्स हैं वो हैं जिसपे मिग्रेन आता है, और क्लस्टर्ड हेडेक्स हैं। ये तो आपके प्राइमरी हेडेक्स में आते हैं। अब जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं उसमें ऐसे हेडेक हैं जिसकी कोई ना कोई रीजन होता है, जैसे कोई हेडेक किसी को मेनिंजाइटिस की वजह से हो रहा है, या किसी को हेड ट्रॉमा की वजह से हो रहा है, किसी को हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, या किसी को ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है, या हाइड्रोसेफेलस है, या ब्रेन समझ लें कि किसी किस्म की अगर कोई पैथोलॉजी है, तो जो पैथोलॉजी की वजह से जो हेडेक हो रहा है वो आमतौर पे सेकेंडरी होते हैं। और ये सेकेंडरी हेडेक जो होते हैं, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पेशेंट को एडवाइस करें फिजिशियंस के, उसका सीटी स्कैन या एमआरआई की तरफ जाएं। और अगर आपके पास एमआरआई का ऑप्शन मौजूद है, तो सीटी स्कैन के मुकाबले में आमतौर पे एमआरआई को प्रेफर करना चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि ये जो हेडेक्स हैं, इसके लिए एनाल्जेसिक का अब्यूज या मिस यूज या कंटिन्यूस यूज को डिस्करेज करना चाहिए। इसको अगर आप कंटिन्यूस इसको यूज करेंगे तो अल्टीमेटली जो एनाल्जेसिक है उससे किडनी का प्रॉब्लम, या नेफ्रोपैथी, या लिवर का प्रॉब्लम, या हेपेटिक फेलियर की तरफ पेशेंट जा सकते हैं। तो लिहाजा अपने ऑर्गन को सेफ रखने के लिए एनाल्जेसिक का यूज जो है वो मिनिमम किया जाए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की एडवाइस किया जाए। और ओवर द काउंटर सेल या ओवर द काउंटर जो है वो ड्रग्स जो है वो उसमें अवॉइड करना चाहिए। और आपका जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जिससे आप ट्रीटिंग फिजिशियन जो आपका है, जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, उससे आप प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें उसकी एडवाइस के मुताबिक, और प्रॉपर कंप्लायंस के साथ लें। कंप्लायंस का मतलब है कि जो उसने आपको एडवाइस किया है, प्रॉपर डोज, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर ड्यूरेशन के मुताबिक आप ट्रीटमेंट लें। और उसके साथ ये है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप मिग्रेन वाला पेशेंट अपने आप को अगर बचाना चाहता है मिग्रेन के अटैक से, तो क्योंकि डिहाइड्रेशन इसका एक ट्रिगरिंग फिनोमेना है, ट्रिगरिंग इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन का। और मील मिस ना करें। आमतौर पे मिसिंग मील जो होता है, मिसिंग मील की वजह से, या खाना आपने खाने का टाइम आपको गुजर के आपने खाना नहीं खाया, तो वो जो आपका जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जो आपका जो स्टोरेज है वहाँ से शुगर जो है वो आपके जिस्म के अंदर आ रही है ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए, या जो आपके एडिपोज टिश्यू में जो फैट है, फैट जब आपके बर्न होना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये आपके अंदर एक तरह का इसका इफेक्ट आ सकता है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी जो है मुनासिब मिकदार में पिए, और पानी प्लेन वाटर इस्तेमाल करें। आमतौर पे जो है हार्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, जो बेवरेजेस हैं, उसका इस्तेमाल जो है वो मिनिमम करें। और उसके अलावा ये है कि अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने अपने आप को ना सिर्फ मिग्रेन से, बल्कि और बहुत सारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियों से अपने आप को आप सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ बता दूँ कि जो मिग्रेन जो है वो जब डायग्नोज होता है, तो इसको हमें सोसाइटी में एज अ स्टिग्मा नहीं लेना चाहिए।
ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि एक से दूसरे को लग सके या जिससे कॉन्टेजियस बीमारी नहीं है या कोई छूत की बीमारी नहीं है। तो ये आमतौर पे जो लोग हैं जो कि एक तरह का नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ आउटकम। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि एज बढ़ती है, तो एज के साथ-साथ मिग्रेन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी जो है वो आमतौर पे कम हो जाती है और उसके साथ जो पेशेंट जो है वो एक तरह का रिकवरी फेज़ में चला जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं वो एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले कहा कि एपिलेप्सी और मिग्रेन का आपस में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जो पेशेंट एपिलेप्सी के होते हैं उनमें मिग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि दोनों एक तरह के पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर हैं। एपिलेप्सी भी पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर है और मिग्रेन भी पैरोक्सिस्मल डिसऑर्डर है, एपिसोडिक या रिकरेंट डिसऑर्डर है। तो उस लिहाज से जो पेशेंट एपिलेप्सी के हैं उनमें जब ट्रीटमेंट की सिलेक्शन होती है तो आप जब न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अगर आप उसको बताते हैं कि मुझे मिग्रेन का अटैक भी साथ में होता है, तो उस कंडीशन में जो है वो सिलेक्शन ऑफ ड्रग ऐसी करेगा कि जो आपको एपिलेप्सी में भी फायदा दे और जो आपको मिग्रेन में भी फायदा दे। जैसे मैंने बताया कि जो एपिलेप्सी जो मिग्रेन है उसकी जो प्रिवेंटिव ड्रग्स हैं उसमें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग आती हैं, उसमें टोपैरामेट और वेलपोरेट नाम की जो ड्रग जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उसमें आती है। तो लिहाजा अगर किसी पेशेंट को एपिलेप्सी है और एपिलेप्सी का उसकी टाइप ऐसी है जो कि जिसमें आप टोपैरामेट आप यूज़ करा सकते हैं या जिसमें आप वेलपोरेट यूज़ करा सकते हैं। तो अगर आपका फिजिशियन आपको इन दो ड्रग में से कोई ड्रग लिख कर देगा तो वो आपको ना सिर्फ ये है कि एपिलेप्सी में रिलीफ देगी बल्कि आपको वो मिग्रेन में भी रिलीफ देगी, क्योंकि ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये एपिलेप्सी का तो ट्रीटमेंट है टोपैरामेट और वेलपोरिक एसिड, और ये साथ में मिग्रेन के लिए प्रिवेंटिव है। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग इन अ पेशेंट हु हैज एपिलेप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ऐसी ड्रग सेलेक्ट करेंगे जो कि दोनों सूरतों में काम करेगी तो दो पेशेंट के लिए बेनिफिट होगा और उसका जो है आउटकम बेहतर आएगा और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर होगी। अब यहाँ पे मैं इसको अभी इख्तिताम करता हूँ और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर उस्मा अली जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, और इस प्लेटफॉर्म में अभी आपने देखा होगा थोड़ा सा हमें चूँकि हमें मल्टीमीडिया के ज़रा इश्यूज आते हैं, हम इतने इसमें एक्सपर्ट नहीं है और बाद में कनेक्टिविटी का इशू आता है, उसकी वजह से वो डिसकनेक्शन होता है जिसके लिए हम आपसे माजरत चाहेंगे। तो इंशाल्लाह बाय द टाइम हम इन चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और इंशाल्लाह ये जो हमारी सर्विसेज हैं जो आईसीपी की तरफ से जो शुरू की गई हैं और ये इंशाल्लाह जारी रहेंगी और हम इसको इंशाल्लाह इस लॉकडाउन के बाद या इसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से हम इसको एक तरह का इंटीग्रेटेड अप्रोच के जरिए ये हम इसको जारी रखेंगे। और इसके बाद कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आंसर हो न्यूरोलॉजी के हवाले से, पीडियाट्रिक न्यूरो के हवाले से, जो हमारी जो वेबसाइट है तो वहाँ पे आप उसको मेरे नाम से पोस्ट कर सकते हैं तो वो मेरे तक वो आ जाएंगे। और आप सब लोगों के अटेंशन का शुक्रिया। खुदा हाफिज़ और हैप्पी रमज़ान मुबारक।